Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लास 9 इंग्लिश 2025 की न्यू बुक, उसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है और हमने यूनिट नंबर 3 डैफोडिल्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है उसकी वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। तो आज हमारी है वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्रीहेंशन, क्वेश्चंस के आंसर्स। तो जो क्वेश्चंस ये यहाँ पे ये दिए हुए हैं, ये वाले क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन ये हैं, 8 क्वेश्चन ये हैं और उसके बाद समरी के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर्स भी हम साथ ही देंगे। ये देखें, समरी के अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को गौर से देखें और इनके आंसर्स को देखें और इनको अपनी जो समरी से अभी जो 2 वीडियोस पहले हमने बनाई हैं, अगर उनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, इसकी पोइम की ट्रांसलेशन को अच्छी तरह पढ़ लिया है, रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट के साथ स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन सीख ली है, समरी को सीख लिया, तो फिर आपके लिए इन क्वेश्चंस के आंसर खुद से देना मुश्किल नहीं है। बहरहाल हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम डैफोडिल्स। ये डैफोडिल्स जो पोइम है इसका मरकज़ी मौजू क्या है? तो इसका आंसर होगा द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम इज़ द हीलिंग एंड अपलिफ्टिंग पावर ऑफ नेचर। नज़म का मरकज़ी मौजू कुदरत की शफाबख्श और उठा देने वाली ताकत, यानी कोई बंदा पेंसिव मूड में है, उदास है, परेशान है, तो कुदरती मनाज़र ऐसी चीज़ हैं कि वो उसके अंदर ताकत भर देते हैं, उसको नीचे से ऊपर उठा देते हैं, उसके मूड को परेशानी से खुशियों में ले जाते हैं। तो एक तो ये इसका मरकज़ी मौजू है, एज़ वेल एज़ दी जॉय दैट मेमोरीज़ ऑफ नेचुरल ब्यूटी कैन ब्रिंग। और उसके बाद दूसरा मौजू इसका ये है कि जो कोई वाक़या खूबसूरत, कोई अच्छा वाक़या गुज़रा होता है तो उसकी जो मेमोरीज़ होती हैं, उसकी जो याद होती है, जो अचानक आपको उसकी याद आती है तो वो आपको खुशियों से भर देती है। तो 2 मौजू हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द सेटिंग वेयर द पोइट सॉ द डैफोडिल्स। वो मंजर बताएं जहाँ पे शायर ने डैफोडिल यानी आबी नरगिस के फूलों को देखा। हाउ डज दिस सेटिंग कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। इस माहौल ने नज़म के मजमूई मिजाज पर किस तरह असर डाला है, यानी पूरी की पूरी पोएम है तो उसके ऊपर ये जो मंजर कशी की गई है इसके क्या असरात हैं। तो इसका आंसर इस तरह से होगा, द पोइट saw the daffodils beside a lake under trees fluttering in the breeze। शायर ने डैफोडिल फूलों को, आबी नरगिस के फूलों को झील के साथ दरख्तों के नीचे और सुबह की हवा में फड़फड़ाते हुए खिलते हुए देखा। द पीसफुल एंड पिक्चरिस्क सेटिंग, तो ये जो पुरस्कून और दिलकश मंजर नगारी की गई है, क्रिएट्स, ये पैदा करती है अ चीयरफुल, खुशी का, एंड ट्रंक्विल मूड, और पुरस्कून जो शायर का मूड है उसको दिखाती है। द पोइट सॉ द डैफोडिल्स बिसाइड अ लेक अंडर ट्रीज फ्लटरिंग इन द ब्रीज द पीसफुल एंड पिक्चरिस्क सेटिंग क्रिएट्स ए चीयरफुल एंड ट्रंक्विल मूड। शायर ने नरगिस के फूलों को झील के किनारे दरख्तों के नीचे हवा में फड़फड़ाते हुए या उड़ते हुए देखा। यह पुरस्कून और दिलकश मंजर नज़म में खुशी और सुकून का जज्बा पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स। शायर ने आबी नरगिस के फूलों को या डैफोडिल्स को किस तरह बयान किया है। व्हाट इमेजरी डज ही यूज टू ब्रिंग देम टू लाइफ। वो कौन सी इमेजरी यूज़ करता है, ये एक स्किल है, तस्वीरी ज़बान इस्तेमाल करना, इमेजरी इस्तेमाल करना, कि ही यूज टू ब्रिंग देम टू लाइफ। वो इन फूलों को ज़िंदा इंसानों की तरह दिखाने के लिए क्या ज़बान इस्तेमाल करता है, ज़िंदा दिखाने के लिए। द पोइट डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स एज गोल्डन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। शायर बयान करता है कि ये जो डैफोडिल्स थे ये गोल्डन रंग के, सुनहरी रंग के, फ्लटरिंग, हवा में उड़ रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और नाच रहे थे। ही यूजेस इमेजरी लाइक स्टार्स दैट शाइन। वो इनको तशबीह देता है सितारों के साथ जो चमकते हैं, टू एम्फेसाइज देयर एंडलेस ब्यूटी एंड लिवलीनेस। और असल में वो बताना चाहता है कि फूलों की जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, और उनकी जो तरोताज़गी
उनकी ज़िंदगी नज़र आ रही है वो एंडलेस है, उसका कोई ख़ात्मा नहीं है. द पोएट डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स एज गोल्डन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. ही यूजेस इमेजरी लाइक स्टार्स दैट शाइन टू एम्फेसाइज देयर एंडलेस ब्यूटी एंड लिवलीनेस. शायर नरगिस के फूलों को सुनहरी, उड़ते हुए और हवा में रक्स हुए करते हुए बयान करते हैं. वो चमकते हुए सितारों जैसी तस्वीरी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी लाबहदूद खूबसूरती और ज़िंदगी को उजागर कर सकें. क्वेश्चन नंबर 4 है जी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम. पर्सोनिफिकेशन जैसे इमेजरी एक लिटरेरी टर्म है, तो पर्सोनिफिकेशन भी एक अदब की एक टर्म है, इस्तिलाह है. पर्सोनिफिकेशन इसको मुजस्सम नगारी या तजसीम भी कहते हैं. इसमें जो आम चीज़ें होती हैं, बेजान चीज़ें होती हैं या परिंदे या पौधे होते हैं, उनको इंसानों की तरह दिखाया जाता है. यानी जो इंसानों के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं वो उनमें बयान की जाती हैं. इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. तो कहते हैं कि भाई पर्सोनिफिकेशन जो यूज़ हुई है वो बताएं. तो आंसर है द पोएट पर्सोनिफाइज द डैफोडिल्स. वो इनको मुजस्सम निगारी इस्तेमाल करता है और डैफोडिल्स के बारे में कहता है डांसिंग, वो नाच रहे थे. हालांकि फूल तो नहीं नाचते, इंसान नाचते हैं या कुछ जानवर हैं जिनमें ये नाचने की एक्सपर्टीज़ होती हैं. एंड टॉसिंग देयर हेड्स, और अपने सर को हिला रहे थे. तो फूल तो जो थे वो हवा से हिल रहे थे. तो इसने पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल की है कि फूल नाच रहे थे, वो अपने सर को हिला रहे थे. गिविंग दैन ह्यूमन लाइक जाए, और उसने ऐसे शो किया कि जैसे इंसान खुशी से नाचता है, सर हिलाता है, उसी तरह से फूल भी खुशी से नाच रहे थे. एंड एनर्जी, ताकत के साथ, तवानाई के साथ. मेकिंग दैम सीम अलाइव, और ऐसे उसने शो किया कि वो इंसानों की तरह कोई ज़िंदा चीज़ थे. तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. शायर नरगिस के फूलों को रक्स करते हुए और अपने सरों को घुमाते हुए तजसीम की जो यानी पर्सोनिफिकेशन है उसको इस्तेमाल करता है, जो उन्हें इंसानी खुशी और तवानाई अता करता है और उन्हें ज़िंदा महसूस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द राइम स्कीम ऑन द पोएम्स रिदम एंड फ्लो. तो पोएम का जो रिदम और फ्लो है उसमें राइम की स्कीम इस्तेमाल हुई है, वो क्या है. तो ये मैं आपको पोएम पे भी लेके जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ. द ABCC राइम स्कीम. इसमें जो राइम स्कीम इस्तेमाल हुई है, जो रिदम इस्तेमाल हुआ है, रदीफ और काफ़िए का जो इस्तेमाल है वो ABCC है. गिव्स द पोएम ए मेलोडिक एंड हारमोनियस फ्लो. काफ़िए का निज़ाम नज़म को एक मौजू और हम आहंग रवानी देता है. एनहेंसिंग इट्स चीयरफुल टोन, और इस नज़म का जो खुशगवार लहजा है उसको बढ़ा देता है. तो ABCC जो ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या है. ये पोएम पे जाना पड़ेगा हमें. ABCC ये रिदम इस्तेमाल हुआ नज़म के अंदर. ये देखें ज़रा. आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. तो आप देखते हैं ये फर्स्ट जो वर्स है, पहली लाइन, ये इसकी आवाज़ मिल रही है थर्ड लाइन के साथ. तो ये A, ये B. फिर उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये मिल रही है इस लाइन के साथ, क्लाउड और क्राउड, हिल्स और डैफोडिल्स. तो A B, और ये देखें बिसाइड द लैक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. और ये दोनों एक जैसी हैं, तो लिहाजा ABCC. अब अगले स्टैंजा में देखते हैं. शाइन लाइन AB, वे बे AB और ग्लैंस डांस CC. नेक्स्ट अब देखें दे और गे, AB गली और कंपनी, AB थॉट ब्रॉट CC. तो ये इसमें एक राइम स्कीम इस्तेमाल हुई है. लाई आई AB मूड और सॉलिट्यूड, AB फिल्स और डैफोडिल्स CC. तो ये एक रिदम इस्तेमाल हुआ है, काफिया इस्तेमाल हुआ है, तो उसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है. ABCC ये राइम स्कीम इस्तेमाल हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. वाई डू यू थिंक द पोएट डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स एज जोकंड कंपनी. शायर ने नरगिस के फूलों को खुश मजाज साथी क्यों कहा है. व्हाट इम्पैक्ट डू दे हैव ऑन हिम, और उन्होंने उसके ऊपर क्या असर डाला है शायर के ऊपर. आंसर, द पोएट कॉल्स देम जोकंड कंपनी. शायर ने उनको खुश मजाज साथी
कह के बुलाया है, बिकॉज देयर लिवली एंड जॉयफुल प्रेजेंस, क्योंकि उनकी जिंदा और खुशियों भरी मौजूदगी लिफ्ट्स हिज स्पिरिट्स, उसकी रूह को ताज़ा कर देती है, ऊपर उठा देती है, प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, और उसको सुकून और खुशी अता करती है। शायर ने उन्हें खुश मिजाज साथी इसलिए कहा क्योंकि उनकी जिंदा दिली और खुशी भरी मौजूदगी उसकी रूह को बुलंद करती है और सुकून और खुशी फराहम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7। द पोएट मेंशंस द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई की खुशी का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है। व्हाट डू यू थिंक ही मीन्स बाय दिस, इससे शायर का क्या मतलब है, तन्हाई की खुशी क्या होती है, एंड हाउ डू द डैफोडिल्स कंट्रीब्यूट टू दिस फीलिंग, और ये जो डैफोडिल्स हैं या आबी नरगिस के फूल हैं, इन्होंने किस तरह इस जो एहसास है इसमें मदद की है शायर की। तो इसका आंसर इसका होगा द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये जो तन्हाई की खुशी है, रेफर्स टू द जॉय ऑफ पीसफुल रिफ्लेक्शन। तन्हाई की खुशी से मुराद पुरसकून गौर व फिक्र की खुशी है कि जब आप तन्हाई में बैठे हैं तो आपको कोई वाक़या, कोई अच्छा अक्स, कोई इमेज, कोई शख्सियत ज़हन में आती है तो आपको सुकून महसूस होता है। द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स फिल्स हिम विद हैप्पीनेस ड्यूरिंग क्वाइट मोमेंट्स, जब वो खामोशी के लम्हों में होता है, पुरसकून लम्हों में होता है, गमी के लम्हों में होता है, तन्हाई के लम्हों में होता है, तो डैफोडिल्स का जो उसका वाक़या गुजरा हुआ है जब उसको जहन में आते हैं तो उसको खुशी महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 8। इमेजिन यू आर द पोएट रिविजिटिंग द सेम प्लेस आफ्टर मैनी ईयर्स, तसव्वुर करें कि आप शायर हैं और आप कई सालों के बाद उस जगह को दोबारा रिविज़िट करते हैं। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें, डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स जो आपके जज्बात हैं उनको बयान करें, एंड द सीन, और मंजर, एज इट माइट अपीयर नाउ, ऐसे जैसे अभी आपके सामने आ गया। तो ये छोटा सा पैरा है। स्टैंडिंग बाय द लेक वंस मोर, एक दफ़ा फिर झील के साथ खड़े होकर, आई फील ए रश ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड पीस, झील के किनारे दोबारा खड़े होकर मुझे एक लहर सी नॉस्टैल्जिया की महसूस हुई और सुकून महसूस हुआ। नॉस्टैल्जिया जो होता है ना, ये एक जज्बा होता है, एक कैफियत होती है कि जब आप किसी ख़ास मुकाम से, किसी जगह से गुजरते हैं तो आपको माजी में गुजरा हुआ वाक़या या माजी की गुजरी हुई जो आपकी फीलिंग है वो दोबारा वापस आती है, उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। तो झील के किनारे खड़े होकर जब मैं वहाँ पे खड़ा होऊंगा तो नॉस्टैल्जिया का हमला होगा मेरे ऊपर और मुझे दोबारा से वही एहसास, वही सुकून, वही खुशी महसूस होगी। द डैफोडिल्स दो फ्यूअर नाउ, अगरचे इस वक्त डैफोडिल्स पहले के मुकाबले में थोड़े कम हैं, स्टिल डांस जेंटली इन द ब्रीज, अब भी वो हवा में उसी तरह से नाच रहे हैं। रिमाइंडिंग मी ऑफ द जॉय, और मुझे वो खुशी याद दिला रहे हैं, दे ब्रॉट मी ईयर्स अगो, जो कई सालों पहले उन्होंने मुझे दी थी। द सेरीन ब्यूटी, ये पुरस्कून खूबसूरती ऑफ द प्लेस, जगह की, रिमेन्स टाइमलेस, हमेशा हमेशा के लिए, इस जगह की पुरस्कून खूबसूरती के लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। तो ये हो गए जनाब रूटीन क्वेश्चन आंसर्स। आगे बॉक्सेस के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर मैं आपके लिए पेश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम एंड व्हाट इज़ ही डूइंग इन द बिगिनिंग, नज़म का जो स्पीकर है वो कौन है और वो नज़म के आगाज़ में क्या कर रहा है। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, ट्रांसलेशन की शक्ल में, समरी की शक्ल में, क्वेश्चन आंसर की शक्ल में, तो ये आपको खुद से इसका आंसर करना चाहिए। बहरहाल आपकी रहनुमाई के लिए द स्पीकर इज़ द पोएट हिमसेल्फ, स्पीकर खुद शायर है, विलियम वर्ड्सवर्थ। इन द बिगिनिंग, शुरू में, ही इज़ वैंडरिंग अलॉन, वो अकेला फिर रहा है, फीलिंग आइसोलेटेड एंड एमलेस, अपने आप को बिल्कुल एमलेस, फजूल और तनहा महसूस कर रहा है। एज डिस्क्राइब्ड थ्रू द मेटाफोर ऑफ ए लॉनली क्लाउड, जैसे कि मेटाफोर एक इस्तेमाल किया गया है ए लॉनली क्लाउड का, अकेले बादल का, ड्रिफ्टिंग ओवर वैलीज एंड हिल्स, जो वादियों और पहाड़ियों में तैरता फिर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट नेचुरल एलिमेंट इज़ द स्पीकर बीइंग कंपेयर टू द फर्स्ट इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में स्पीकर ने कौन सी कुदरती चीज़ को कंपेयर किया। द स्पीकर इज़ बीइंग कंपेयर टू ए क्लाउड, तो शायर को कंपेयर किया गया है, मुआवजा शायर ने खुद ही कंपेयर किया है, टू अ क्लाउड इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में बादल के साथ, सिम्बोलाइजिंग हिज सॉलिटरी एंड डिटैच्ड स्टेट एज ही फ्लोट्स ओवर द लैंडस्केप, वो अलामत नगारी इस्तेमाल करता है कि वो तन्हा है और अलहदा है, जैसे बादल बाकी बादलों से अलहदा है तो ये भी बिल्कुल अलहदा है। तो एक मंजर कशी उसने की है कि बादल तन्हाई में जैसे दूसरे बादलों से हट के फिरता है, तो वो भी दुनिया से हट के, दोस्तों से हट के अकेला तन्हा घूम रहा है। तो ये पहली लाइन में पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द स्पीकर एनकाउंटर द डैफोडिल्स, किस जगह पे स्पीकर का
सामना हुआ डैफोडिल से एंड हाउ आर दे डिस्क्राइब, और इनको किस तरह से बयान किया गया है। द स्पीकर एनकाउंटर्स द डैफोडिल्स, स्पीकर का सामना होता है आबी नरगिस के फूलों से बिसाइड ए लेक, एक झील के साथ, एंड बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। दे आर डिस्क्राइब्ड एज ए क्राउड और होस्ट, इनको एक हजूम या झुंड की शक्ल में दिखाया गया है। गोल्डन फ्लावर्स, सुनहरी फूलों के, दैट फ्लटर, जो इधर उधर सर हिला रहे हैं, डांस इन द ब्रीज, और हवा में नाच रहे हैं, क्रिएटिंग ए लिवली एंड जॉयफुल सीन, और ये एक जानदार और लुत्फ़ भरा मंजर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये भी बॉक्स के अंदर से दिया गया, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स की तादाद को शायर ने कैसे बयान किया। द पोएट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स एज बीइंग कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। तो शायर डैफोडिल्स आबी नरगिस के फूलों को इस तरह से बयान करता है कि ये इस तरह से मुसलसल हैं जैसे सितारे चमकते हैं अपने मिल्की वे में, अपनी कहकशां के अंदर सितारे जैसे चमकते हैं, जगमगाते हैं, तो इसी तरह से डैफोडिल्स भी नज़र आ रहे हैं। सजेस्टिंग देयर वास्ट नंबर, तो इस तरीके से शायर ने उनकी जो वसी तादाद है उसको बयान किया है। ही एस्टिमेट्स दैट देयर आर 10,000 ऑफ देम ऑल स्ट्रेचिंग इन ए नेवर एंडिंग लाइन। फिर वो कहता है, अंदाज़ा लगाता है कि 10,000 के करीब होंगे और ये ना ख़त्म होने वाली लकीर में है अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, एक झील के किनारे पर। तो इस तरह से उसने जो तादाद है ना कि वुसअत है वो बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एक्शन आर डैफोडिल्स परफॉर्मिंग इन द ब्रीज, हवा में जो आबी नरगिस के फूल हैं क्या कर रहे हैं। द डैफोडिल्स आर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो वो हवा में अपने सरों को हिला रहे हैं और साथ नाच रहे हैं। देयर मूवमेंट्स आर लिवली एंड जॉयफुल, उनकी हरकत बड़ी जानदार और लुत्फ़ भरी हैं। एंड द पोएट लाइकन्स देम टू ए स्प्राइटली डांस, और शायर कहता है कि वो एक बड़ा चुस्त किस्म का नाच डांस कर रहे हैं, विच एनहांसेस द सीन्स सेंस ऑफ चीयरफुलनेस हारमनी, और ये जो मंजर है उसकी खुशी और उसकी हम आहंगी की अहमियत को बढ़ा देता है, उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द वेव्स बिसाइड द डैफोडिल्स कंपेयर टू द डैफोडिल्स हिमसेल्फ। तो शायर ने जो डैफोडिल हैं, आबी नरगिस के फूल हैं, उनको कंपेयर किया है, जो साथ लहरें हैं, चमकदार लहरें, उनके साथ किस तरह से कंपेयर किया। द वेव्स बिसाइड द डैफोडिल्स आल्सो अपीयर टू डांस, ऐसे लगता है जैसे डैफोडिल नाच रहे हैं तो उनके साथ जो लहरें हैं वो भी नाच रही हैं। इन द ब्रीज, हवा में, स्पार्कलिंग विद ग्ली, और वो चमक रही हैं। हाउ एवर द पोएट नोट्स दैट, लेकिन शायर गौर करता है, दैट द डैफोडिल्स आउटशाइन द वेव्स इन देयर लिवली एंड जॉयफुल मूवमेंट, के जो लहरें हैं वो भी बड़ी जानदार हैं, बड़ी लुत्फ़ अंदोज़ होने वाली हैं, चमकने वाली हैं, लेकिन उनके मुकाबले में जो डैफोडिल्स हैं वो उन पर सबकत ले गए हैं और वो ज़्यादा चमकदार हैं और ज़्यादा खूबसूरती से नाच रहे हैं। मेकिंग द फ्लावर्स इवन मोर चीयरफुल एंड डिलाइटफुल, और जो फूल हैं वो लहरों के मुकाबले में ज़्यादा खुश और ज़्यादा चीयरफुल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इफेक्ट डू द डैफोडिल्स हैव ऑन द पोएट्स मूड। आबी नरगिस के फूलों ने या डैफोडिल्स ने शायर के मूड पर क्या असरात डाले हैं। द डैफोडिल लिफ्ट द पोएट्स मूड, वो शायर के मूड को ऊपर उठाते हैं, एंड फिल हिम विद जॉय, और उसको खुशी से भर देते हैं। देयर चीयरफुल प्रेजेंस, उनकी खुशियों भरी मौजूदगी, एंड लिवली डांस, और जानदार किस्म का नाच, मेक हिम फील हैप्पी, उसे खुश कर देता है। इंस्पायर्ड, उसमें जोश जज्बा भर देता है। इवन व्हेन ही लेटर रिकॉल्स देम इन सॉलिट्यूड, हत्ता कि जब कभी वो उनको बाद में किसी तन्हाई में उनको याद करता है तो उसके साथ यही होता है कि वो खुशी से भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय जोकंड कंपनी। एक खुशबाश साथी या खुशबाश सोहबत, जोकंड कंपनी, इससे शायर का क्या मतलब है। बाय जोकंड कंपनी, ये जो लफ्ज़ जोकंड कंपनी उसने यूज़ किया है, द पोएट रेफर्स टू द चीयरफुल एंड डिलाइटफुल प्रेजेंस ऑफ डैफोडिल्स। तो वो जो डैफोडिल्स हैं, आबी नरगिस के फूल हैं, उनकी खुशियों भरी जो मौजूदगी है उसको उसने जोकंड कंपनी का है, खुशियों भरा साथ का है। देयर वाइब्रेंट एंड लिवली मूवमेंट्स, उनकी मुतहर्रक और जानदार किस्म की हरकत, ब्रिंग हिम हैप्पीनेस, उसके लिए खुशियाँ लेके आई, एंड प्रोवाइड हिम विद ए सेंस ऑफ प्लेजेंट कंपेनियनशिप, और एक खुशगवार साथ फ्राहम किया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट लाइज ऑन हिज काउच इन ए वेकेंट और पेंजी मूड। जब शायर फालतू वक़्त में अपने बिस्तर पे लेटा है या उदास है
तो क्या होता है? When the poet lies on his couch in a vacant or thoughtful mood, जब शायर अपने बिस्तर पे लेटा है, जब उसके पास फालतू वक्त है या वो किसी सोच में गुम है, द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स फ्लैशेज upon his inward eye, तो उसकी अंदरूनी आँख, दिमाग की आँख में ये जो डैफोडिल्स की रोशनी है वो आती है, उसकी याद आती है, ब्रिंगिंग हिम जॉय एंड अपलिफ्टिंग हिज स्पिरिट, उसको खुशियाँ देती है और उसकी रूह को ऊपर उठा देती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द इनवर्ड आई दैट द पोएट मेंशंस, ये अंदर वाली आँख क्या चीज़ है जो शायर ने जिसका जिक्र किया है? द इनवर्ड आई रेफर्स टू द पोएट्स इमेजिनेशन और मेमोरी, ये असल में शायर का तहय्युल और शायर की याददाश्त है, विच अलाउज हिम टू विजुअलाइज द सीन ऑफ द डैफोडिल्स विविडली, जो कि उसको इजाज़त देती है कि शायर बिल्कुल जो सीन है डैफोडिल्स का उसको ताज़ा दम देखे, इवन व्हेन ही इज़ अलोन और लॉस्ट इन थाट, अगरचे वो तन्हा है या सोचों में गुम है, लेकिन वो जो इनवर्ड आई है, अंदरूनी आँख है, जो दिमाग की आँख है, वो उसको पुरानी मेमोरी डैफोडिल्स की दिखा के उसको ताज़ा दम और खुश कर देती है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स अफेक्ट द पोएट इन द एंड, आखिर में जो डैफोडिल्स की मेमोरी है उसने शायर के ऊपर क्या असर डाला है? आंसर, द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स फिल्स द पोएट्स हार्ट विद प्लेजर हैप्पीनेस, तो जो डैफोडिल्स की याद है वो शायर को खुशियों से भर देती है। इट हैज़ ए कॉमिंग एंड अपलिफ्टिंग इफेक्ट, ये एक सुकून बख्श और ऊपर उठाने वाला असर डालती है, मेकिंग हिज हार्ट मेटाफोरिकली डांस, और उसका दिल जो है वो डांस करता है, नाचता है विद द डैफोडिल्स, फूलों के साथ, जस्ट एज दे डिड इन द ब्रीज, जैसे ये हवा में नाचते हुए उसको हकीकत में नज़र आए थे, अब भी उसी तरह उसको नज़र आते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे कंप्रीहेंशन की वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।